वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम वीडियो के अंदर सेकंड पार्ट कवर करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग का, विच वाज फेज 2, राइट। सो होपफुली आपने फेज 1 का फेज 2 का फर्स्ट पार्ट देख लिया। नाउ दिस इज सेकंड पार्ट। छोटा सा टॉपिक रह गया, इसको वाइंड अप करते हैं। सो हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने एसएसआई पे शॉर्ट नोट पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा डोमिनेंट रोल क्यों मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। सो हमेशा याद रखना बेटा, दिस वाज सेकंड पॉलिसी रेजोल्यूशन। तो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओरिजिनल आई थी वो किस ईयर में आई थी? 1948 में। दिस वाज सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। और इन दोनों के बीच में 1951 में एक इंडस्ट्रियल रेगुलेशन एक्ट भी पास हुआ था 1951 में, जिसको हम लाइसेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। दिस वन डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। सो प्लीज आईपीआर 1956 को थर्ड में कंसीडर करना, सेकंड कंसीडर करना। फर्स्ट वाज इन 1948, सेकंड वन वाज इन 1956। ये सिर्फ रेगुलेशन एक्ट आया था, दिस वाज नॉट स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। अब वापस आते हैं तो इस पॉलिसी के अंदर क्या था? पहली बार ये पॉलिसी क्या थी? तो इट वाज अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज कि जिससे हम अपनी पूरी की पूरी कंट्री के जितने भी इश्यूज हैं स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर उनको कवर करेंगे। इसने ज्यादा डोमिनेंट रोल असाइन किया किस सेक्टर को? पब्लिक सेक्टर को। तो जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन कि पब्लिक सेक्टर को ही क्यों डोमिनेंट रोल मिला, इट वाज ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट। अब यही 1956 में पास हुआ। तो 1956 से 61 के बीच में जो हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था उसके लिए बेस बना था। बेस का मतलब है 1956 से 61 के बीच में जो 5 ईयर प्लान इंप्लीमेंट हुआ था उसके लिए जो भी पॉलिसीज चाहिए, जो भी ऑब्जेक्टिव चाहिए, वो सब इसी पॉलिसी रेजोल्यूशन से हमें मिले थे। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर पॉइंट्स क्या आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत आता है। थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ये कहते हैं कि इस एक्ट ने पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर को 3 हिस्सों में बांटा, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी। तो पहले चीज समझो बेटा शेड्यूल क्या होता है। तो जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो या किसी भी एक्ट की बात करते हो तो उसमें एक लिस्ट होती है। लिस्ट का मतलब है कि ये फॉलोइंग आइटम्स ये संभालेगा, ये फॉलोइंग आइटम्स ये संभालेगा। अब उस लिस्ट को जब भी एक्ट में प्रेजेंट किया जाता है हम टर्म यूज करते हैं शेड्यूल। शेड्यूल का मतलब होता है कि आपने आगे पढ़ा कुछ और उसका एनेक्शन या फिर उसका शेड्यूल आपको पीछे गिर रहा है, ठीक है। तो उसी शेड्यूल की अगर हम बात करें तो शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी, 3 शेड्यूल्स पास हुए, जिसमें शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज थी, काउंट याद रखना। शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज थी एंड शेड्यूल सी में बाकी सारी इंडस्ट्रीज रेजिडुअल हेड बनता है। शेड्यूल ए के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो सब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली ओन्ड बाय पब्लिक सेक्टर थी, उसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई काम नहीं। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, दीज आर इंडस्ट्रीज नॉट कंपनीज, व्हिच मींस अगर इसके अंदर लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट, से एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट आ सकती है, इसका मतलब उसके अंदर कंपनीज जो भी सेटअप होंगी वो भी सरकारी होंगी, प्राइवेट उसमें नहीं आ सकता। इंडस्ट्री का मतलब ये है। अब इसके अंदर 17 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी थी? सब तो याद नहीं होंगी। तो हमेशा याद रखना जो भी कंट्री के लिए स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट है वो कंसीडर होगी। एग्जांपल एटॉमिक हो गई, रेलवेज हो गई, आर्म्स एम्यूनिशंस हो गए, मतलब जो वेपन्स वाला होता है डिफेंस का, ऑयल हो गया, एयरक्राफ्ट हो गए, ये सब थी स्पेसिफिकली एक्सक्लूसिवली ऑन फॉर पब्लिक सेक्टर। सेकंड आ जाएगा प्राइवेट सेक्टर के लिए जो थी शेड्यूल बी। अब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए थी एक्सक्लूसिवली, ऐसा नहीं है। देखो सेटअप तो एज अ पब्लिक सेक्टर ही करेगा, बट उसको सप्लीमेंट कौन कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, से इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में एक्सवाईजेड एक पब्लिक सेक्टर कंपनी बनी जिसने अपनी कंपनी सेटअप की और स्टार्ट कर दी शेड्यूल बी में। अब उसको अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो वो प्राइवेट कंपनी से ले सकता है, कोई इशू नहीं है, पर ऊपर वाले में एक्सक्लूसिवली कौन डील करेगा? पब्लिक सेक्टर। तो एक तरीके से शेड्यूल बी में सेटअप तो कौन करेगा? पब्लिक सेक्टर, बट उसके एफर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट या सप्लीमेंट कौन कर सकता था? प्राइवेट सेक्टर। एग्जांपल एल्यूमिनियम, मशीन टूल्स या फिर आपकी फर्टिलाइजर्स, ये सब इसके अंदर आता है। थर्ड पार्ट आता है शेड्यूल सी, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर को अलाउ था कि आप जैसे चाहो वैसे ऑपरेट कर सकते हो, बट यू विल बी रेगुलेटेड थ्रू लाइसेंसेस, कि आप प्राइवेट सेक्टर को परमिशन तो दे रहे हो बट उसके ऊपर वापस से क्या लगा दी? रिस्ट्रिक्शंस यूजिंग लाइसेंसेस। तो लाइसेंसेस क्या था अब वो समझते हैं। तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 के अंदर किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइज को अगर मार्केट में एस्टेब्लिशमेंट करनी है, डाइवर्सिफाई करना है या फिर एक्सपेंशन करना है, 3 पर्पस क्या क्या? पहला, अगर आपको कुछ भी नया सेटअप करना है, अगर आपको अपना कोई भी पुराना बिजनेस एक्सपैंड करना है, एक और ब्रांच खोलनी है, एक और जगह ऑफिस खोलना है, या फिर डाइवर्सिफाई करना है। अब डाइवर्सिफाई भी तो सेम हुआ। डाइवर्सिफाई का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पहले एक्स, वाई और जेड प्रोडक्ट बना रहा था, अब मैं उसमें ए प्रोडक्ट भी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो दिस इज डाइवर्सिफिकेशन। चाहे मैं सेम बिल्डिंग सेम प्लांट के अंदर करूँ बट एक और प्रोडक्ट के लिए डाइवर्सिफिकेशन है। सो दिस इज टर्म्ड एज डाइवर्सिफाई करना। तो 3 पर्पसेस के लिए आपको क्या चाहिए था? लाइसेंस चाहिए था। पर लाइसेंस में प्रॉब्लम क्या थी उस टाइम पे? परमिट राज की वजह से कुछ बिजनेसेस के लिए तो इजी था और वो क्या करते थे एक्सक्लूसिवली कि हमें लाइसेंस जल्दी मिल जाए बट हमारे अलावा कोई और लाइसेंस लेने जा रहा है
तो उसको वो लाइसेंस जल्दी से जल्दी ग्रांट ना हो, लूपहोल्स लगाए जाते थे, काफ़ी सारी करप्शन इन्वॉल्व थी, वो सारी चीज़ें हो जाती थी, जिसकी वजह से लाइसेंस मिलना आसान काम नहीं था, ठीक है। अब आपको लाइसेंस चाहिए जल्दी, तो अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में अपनी कोई इंडस्ट्री, अपनी कोई फर्म सेटअप कर रहे हो, तो आपको थोड़ा जल्दी और स्पीडी बेसिस पे क्या मिलता था, लाइसेंस मिल सकता था। दिस वाज अबाउट लाइसेंस। थर्ड पार्ट इसी के अंदर आते हैं कंसेशंस एंड रिबेट्स। अगर आप बैकवर्ड रीजन में अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो या फिर किसी ऐसे डाइवर्स एरिया के अंदर अपनी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कंसेशंस मिलते थे। कंसेशन का मतलब होता है छूट मिलना, टैक्स में मिलती थी या फिर से रिबेट्स टैरिफ में मिलते थे, या फिर से पावर बिल्स जो आते थे, पानी का बिल है, बिजली का बिल है, इन सब में आपको क्या मिलता है, रिबेट मिलता है, एक्साइज ड्यूटी और इन सब में वो था कंसेशंस एंड रिबेट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। नेक्स्ट आते हैं पूरी की पूरी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अगर मुझे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है तो हम क्या लिखेंगे। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन में देखो कायदा तो ये कहता है, आप पॉइंट्स लिखोगे जिसके अंदर स्टार्टिंग में पॉजिटिव लिखोगे, उसके पीछे पीछे चलते चलते नेगेटिव लिखोगे। एक सिंपल सा पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से कंट्री के अंदर नया इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करता है, पर वो उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना कंट्री की रिक्वायरमेंट थी। दिस इज अ काइंड ऑफ क्रिटिकल इवैल्यूएशन। आपने पॉजिटिव से शुरू किया बट उसको कहाँ ले गए आप, नेगेटिव की तरफ ले गए, दिस इज क्रिटिकल। तो मैं आपको इजी करने के लिए कर रहा हूँ कि डिसएडवांटेज या फेलियर्स और सक्सेस के एडवांटेजेस करा देता हूँ। आप चाहो तो इनको मर्ज करके अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अदरवाइज आप ऐसे भी लिखोगे तो कोई इशू नहीं है, बट इसके नीचे कंक्लूजन जरूर देना, ठीक है। चलो, फेलियर्स क्या थे, तो फेलियर से पहले सक्सेस समझते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के एडवांटेजेस क्या होगा, सबसे पहला होगा कि हमें डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला। जब इंडिपेंडेंस हुई तब हमारे पास कुल मिला के 2 या 3 टाइप की इंडस्ट्रीज थी। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील बेस्ड थोड़ा बहुत था, देन आपकी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज थोड़ी बहुत डेवलप थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, बट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की वजह से रिस्ट्रिक्शन हुई, जिसकी वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्री सेटअप होनी स्टार्ट हुई, तो जीडीपी को एक डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिला, हमारे पास नए नए सेक्टर में इंडस्ट्री डेवलप होनी स्टार्ट हुई। सेकेंड पार्ट आता है कंट्री का जीडीपी ग्रो करता है और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भी ग्रो करता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था, 11.8%, मतलब पूरे जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाज कंट्रीब्यूटिंग ओनली अराउंड 11.8%, बट एट 1991 या 1990s के अराउंड पे कंट्रीब्यूशन इंक्रीज टू 24.6%, समवेयर अराउंड 25%, व्हिच इज वेरी स्टैगरिंग। थर्ड आता है कंट्री की नेशनल इनकम भी बढ़ती है बिकॉज ऑफ द सेम इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके साथ साथ पर कैपिटा इनकम भी ग्रो करती है। लास्ट आता है बेटा एसएसआई की वजह से कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एसएसआई से हुई, एलएसआई के कारण भी काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई। These are advantages। अब डिसएडवांटेज पे चल लिया फेलियर्स पे, तो सबसे पहला आता है लाइसेंस पॉलिसी। हमेशा याद रखना, जब भी रिस्ट्रिक्शन होगा, जब भी आपको कंट्रोल किया जाएगा, हमेशा क्या होगा, मोनोपोली होगी। मोनोपोली होगी तो क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन नहीं होगा तो आपके केस में क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगी। एफिशिएंसी कम तो क्वालिटी भी कम, और आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ये सारे डिसएडवांटेज हैं। पहला आता है लाइसेंस पॉलिसी कि गवर्नमेंट ने लाइसेंसेस लगाए जो लेना भी आसान नहीं था, प्लस वो मिलने के बाद भी आपके लिए रेगुलेशंस काफी ज्यादा थे। तो पहला पॉइंट आता है मिसयूज बहुत हुआ। मिसयूज मैंने आपको बताया कि मैं एज अ बड़ा बिजनेसमैन अपने लिए तो लाइसेंस ले लूंगा, बट बाकियों को लाइसेंस लेने में बड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस फेस करूंगा, जिसकी वजह से उनको लाइसेंस लेना बड़ा टफ हो जाएगा। सेकंड, इट वाज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेशन वर्क इतना ज्यादा था, रेड टेपिज्म इतना ज्यादा था, जिसकी वजह से लाइसेंस मिलना बहुत ज्यादा टफ था। अब रेड टेपिज्म क्या होता है, से मेरी फाइल लगी हुई है से XYZ सिटी के अंदर, उसी के ऊपर वो पास होगी, फिर ऊपर पास होगी, फिर ऊपर पास होगी, तो हम क्या कहते हैं, मेरी फाइल वहां लगी हुई है, फिर वहां लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं, रेड टेपिज्म, कि वो पास ही नहीं हो रही है जल्दी, हर ब्यूरोक्रेट के पास वो अटकी हुई है। थर्ड, सेकंड पॉइंट आता है बेटा PSUs वर टर्म एज सोशल डेडवेट लॉस। देखो, PSU का मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोशल डेडवेट लॉस का मतलब ये हुआ कि आपके लिए उस सोसाइटी का डेडवेट लॉस बन गया था, मतलब एक जिंदा लाश के बराबर था, जिसको आप कैरी भी नहीं कर सकते क्योंकि वेट ज्यादा है, आप छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि उसको रन करना बहुत मैंडेटरी है। सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, उस टाइम पे कंडीशन क्या थी, तो एक एग्जांपल लेते हैं BSNL का, ठीक है। BSNL PSU है जिसके अंदर काफी सारे ऑफिसेज हैं पैनिंग में, उसके अंदर काफी ज्यादा एम्प्लॉइज वर्क भी कर रहे हैं, और वो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर टेलीकॉम। अब ऐसी सिचुएशन में वो एक मोनोपोली है क्योंकि उसकी कंपटीशन में कोई और आ ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ शेड्यूल A, B एंड C। अब ऐसे सिचुएशन में उसको बंद करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कारण लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, प्लस जो बेसिक टेलीकॉम सर्विसेज मिल रही थी वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में उसको रन करना ही हमारे लिए क्या बनती थी, ओनली ऑप्शन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि आप रन तो कर लो, नो वरीज, पर रन करने में उसमें हैवी लॉसेस है, और वो लॉसेस कहाँ जाएंगे, सारे के सारे गवर्नमेंट बजट में, जिसका बर्डन किसके ऊपर आएगा, टैक्स पेयर्स पे आएगा, तो वो सोसाइटी के लिए डेड वेट लॉस बन जाएगा। थर्ड पॉइंट सिमिलर है, PSUs जो भी थी वो मोनोपोलीज के कारण हैवी करप्शन, हैवी पिल्फरेज, हैवी इनएफिशिएंसीज, लैक ऑफ कंपटीशन की वजह से लार्जली क्या करती है, फेल करती है। तो ये सारे आपके इसके कुछ पॉइंट्स बनते हैं।
लास्ट सेक्शन पे आते हैं चैप्टर दिस इज एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो पहले ब्रीफ लेते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या था, कैसे सर्वाइव कर रहा था। तो ये पहले प्रॉब्लम्स लिखी है मैंने कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रॉब्लम क्या थी। These all points have been discussed in previous videos as well। मैं ट्राई करूंगा ब्रीफली जितने हो सके उतने कवर करें। पहला बेटा जमींदार से लगान फ्रॉम एक्चुअल टिलर्स। टिलर किसे बोलते हैं, जो एक्चुअली जमीन के ऊपर खुदाई करेगा, बेसिकली बीज लगाने के लिए उसको पहले खोदा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं। तो जो वो कर रहा है वो क्या बना, टिलर। एक्चुअल मैंने तो वही कर रहा है फील्ड के ऊपर। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी अंडर ग्रीन रेवोल्यूशन, लैंड टू द एक्चुअल टिलर जाएगा, मतलब हम लैंड को एक्चुअल टिलर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, बीच में से जमींदार इंटरमीडियरी सबको हटाना। सो दिस इज द पॉइंट कि इस टाइम पे जमींदार भी चल रहे थे, क्योंकि जमींदारी सिस्टम अबॉलिश होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो ऑपरेट कर रहा था और लगान भी उनसे जबरदस्ती कलेक्ट किया जा रहा था और एक्चुअल टिलर्स अभी भी क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। सेकंड, इंटरमीडियरीज एंड एक्सॉर्बिटेंट रेंट। अब अगर आपने अपना अनाज बनाया, आप मार्केट में बेचना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली मंडी तक नहीं जा रहे थे, आप इंटरमीडियरीज को बेच रहे थे, पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये कि अगर आप अपनी फ्यूडल सिस्टम में भी ऑपरेट कर रहे हो तो आपको हैवी अमाउंट ऑफ रेंट्स पे करने की जरूरत पड़ रही थी, जिसके कारण उनके पास कुछ भी अमाउंट नहीं बचा था अपनी सर्वाइवल के लिए। थर्ड आता है स्कैटर्ड एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। इट सिंपली सेज, एक विलेज का एरिया मान के चलो, मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड इस कॉर्नर पर है, एक प्लॉट ऑफ लैंड इस कॉर्नर पे, एक प्लॉट ऑफ लैंड इधर और एक प्लॉट ऑफ लैंड इधर। तो लैंड तो है, बट वो चार अलग अलग जगह पे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। ये क्या हुआ, इसकी वजह से मुझे एक ही टाइम पर चार जगह काम करना पड़ेगा, तो मेरा मैन पावर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। मैन पावर जैसे ही डिवाइड हुआ वैसे मेरी प्रोडक्टिविटी भी क्या हो गई, डिक्लाइन। अब सोच के देखो, अगर यही चारों एक जगह पे इकट्ठे होते तो मेरा मैन पावर एक ही जगह लगता, मैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा करता, प्लस बड़े टूल्स और इंप्लीमेंट्स भी यूज कर पाता। पर स्कैटर्ड और फ्रेगमेंटेड होने के कारण ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट नाम से क्लियर है, दिस वी हैव डन इन अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड इट येट तो आप उसमें कर सकते हैं, बट मैं ब्रीफ दे देता हूँ कि जब जरूरत से ज्यादा लेबर लगा हुआ है तब भी प्रोडक्टिविटी पे कोई फर्क ना है, उसे क्या बोलते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जो एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है। नेक्स्ट आते हैं, आज भी मतलब उस टाइम पर भी जो फार्मर्स थे वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, बैकवर्ड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे, और उसी के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या थी, बहुत ज्यादा लो थी या पुअर थी। नेक्स्ट आता है मॉनसून के ऊपर ओवर डिपेंडेंस थी, जिसकी वजह से इफ देयर इज अ गुड रेनफॉल या गुड मॉनसून, तो हार्वेस्ट भी अच्छी, अदरवाइज सब कुछ फेल हो जाएगा। दीस वर द प्रॉब्लम्स जिन सबको हमने सोल्व किया अंडर टेक्निकल रिफॉर्म्स एंड अंडर अदर रिफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर के कुछ बेनिफिट्स भी तो होंगे। पहला, जीडीपी में और वर्कफोर्स में मेजर अमाउंट क्या करता था, कंट्रीब्यूट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड। थर्ड पॉइंट आता है वेज गुड्स। वेज गुड्स का मतलब क्या होता है कि कंट्री का जो लेबर सेक्शन होता है या जो हेल्पिंग हैंड्स होते हैं बेसिकली, उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए कुछ आइटम्स चाहिए, सभी को चाहिए बेसिकली, जैसे फूड ग्रेन्स हैं, कुछ फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ये सब कहाँ से आते हैं, एग्रीकल्चर से आते हैं। तो वेज गुड्स उन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो बेसिक कंजम्पशन गुड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो या थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग के बाद कंज्यूम कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं कंट्री का एक्सपोर्ट एज वेल एज इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल और इंटरनल ट्रेड में भी एग्रीकल्चर का बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट था, कंट्रीब्यूशन था, और इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर को भी यहाँ से बूस्ट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनल ट्रेड कर रहे हो या इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, ये सब सर्विसेज कहाँ पे आती है, टर्शियरी सेक्टर में। सेम सेकेंडरी सेक्टर, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर का रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, सारा एग्रीकल्चर से। इफ एग्रीकल्चरल सेक्टर ग्रोज तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपने क्या करेगा, ग्रो। दोनों ग्रो करेंगे तो टर्शियरी सेक्टर को ग्रो करना पड़ेगा। ये सारे इसके कुछ मैथ्स और प्रॉब्लम्स हैं, इन्हीं सबको हमने कहाँ सोल्व किया, रिफॉर्म्स के अंदर या ग्रीन रेवोल्यूशन में। तो वो एक एक करके कंसीडर करते हैं। एक्सप्लेन हाउ वाज ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंटेड, व्हाट आर द मेरिट्स एंड व्हाट आर द डिमेरिट्स। तो टू स्टार्ट विद सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन समझते हैं क्या होता है। तो बेसिकली ग्रीन कलर सिग्निफाइज एग्रीकल्चर या फूड ग्रेन्स, तो उसके लिए रेवोल्यूशन आया। रेवोल्यूशन का मतलब होता है रिफॉर्म्स करना, जो ओरिजिनल पॉलिसीज थी आपने उनको चेंज करके कुछ नई पॉलिसीज ड्राफ्ट किए, जिसको हम यहाँ पे इसी पैटर्न से समझते हैं कि इट रेफर्स टू इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन जो मटेरियल आप पहले यूज कर रहे थे आपने वो चेंज किया। तो पहले हम ट्रेडिशनल सीड्स यूज करते थे, पर उसमें से क्या होता है, देखो सिंपल सा एग्जांपल, अगर आपके पास 5 बीज है, आपने सॉइल में डाले तो पांचों जर्मिनेट करेंगे जरूरी नहीं है, तो उनकी जर्मिनेशन रेट क्या होती थी, कम होती थी। बट HYV जो लैब टेस्टेड होते हैं उनकी जर्मिनेशन रेट क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए HYV सीड्स जब हमने यूज किया और उससे प्रोडक्शन बढ़ी, उसे क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड वाइड, मतलब बेसिकली HYV सीड्स वर्ल्ड वाइड किसने डेवलप किए थे, ही वाज डॉक्टर नॉर्मन ई बर्लोग, ये नाम याद रखिएगा। इन्हीं के स्टूडेंट या इन्हीं के डिसिपल थे MS स्वामीनाथन, जो इंडियन थे। तो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुई वो किसके कहने पर हुई थी, स्वामीनाथन। तो स्वामीनाथन वाज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हु वाज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो MS स्वामीनाथन हम टर्म यूज करते हैं फॉर इंडिया। वन मोर थिंग, MS स्वामीनाथन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम पेपर्स पॉइंट ऑफ व्यू। रीजन ये है
अभी 1 या 2 साल पहले उनकी डेथ हुई थी और उसी के जस्ट बाद पोस्टुमसली उनको भारत रत्न अनाउंस हुआ था, तो इसलिए उनका नाम काफी न्यूज में था उस टाइम पर, इसलिए हो सकता है लास्ट ईयर एग्जाम में नहीं आया तो इस साल आ जाए, बी प्रिपेयर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो रिफॉर्म्स को 3 पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया। सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स या टेक्निकल रिफॉर्म्स, देन आते हैं आपके इंस्टीट्यूशनल या लैंड रिफॉर्म्स, वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्ट क्वेश्चन एज वेल, और लास्ट आते हैं जनरल रिफॉर्म्स जो इन दोनों को सपोर्ट करते हैं और इनके अलग चलते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स बेसिकली किसे डील करते हैं, वो सभी आइटम्स जो स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर के अंदर जाती है। एग्जांपल सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए एंड वेरियस अदर सिमिलर आइटम्स। तो हम एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले एचवाईवी सीड्स की डेवलपमेंट में। अब एचवाईवी सीड्स हम कर चुके हैं, क्या होते हैं मिरेकल सीड्स जो बेसिकली फर्टिलाइजर को फर्टिलिटी को इंप्रूव करते हैं। बट पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, सी एचवाईवी सीड्स क्योंकि अब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो पेस्ट अटैक होने का चांस ज्यादा है, फर्टिलाइजर ज्यादा लगेंगे, इरिगेशन भी ज्यादा लगेगी, प्लस एक्सपेंसिव है क्योंकि लैब टेस्टेड है, सिंथेटिक है। अब इन्हीं की वजह से खर्चा भी बढ़ जाएगा तो हर कोई इसको यूज नहीं कर सकता। तो ये एचवाईवी सीड्स की दो सुटेबिलिटी है कि अगर आपकी ये दोनों चीजें फुलफिल हो रही हैं तभी आप एचवाईवी सीड्स यूज कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। फर्स्ट वन वाज कि आपके पास वेल सेटअप इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए, दूसरा कि आपके पास प्रॉपर तरीके से फंड्स होने चाहिए जिससे आप फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को खरीद पाओ। नेक्स्ट आते हैं फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स, दोनों का सेम नेचर है कि गवर्नमेंट ने काफी सारी पीएसयूज या गवर्नमेंट ने काफी सारी कंपनी सेटअप की जिनसे सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स मिलने स्टार्ट हुए, हेंस आप अपने प्रोडक्शन में उनको यूज कर सकते हैं। फोर्थ आता है साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट, कि अब आप अपने फार्म को मैनेज करने के लिए यूज करोगे साइंस को। फॉर एग्जांपल क्रॉप रोटेशन हो गया, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया, या फिर आप सारे एलिमेंट्स को चेक करोगे फर्टिलाइजर्स में कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आपकी फील्ड को किस चीज की जरूरत है, आप उस बेसिस पे साइंस को यूज करके अपनी फील्ड को मैनेज करोगे। लास्ट आते हैं मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। मैकेनाइज्ड वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम मशीन्स, कि अब फार्मिंग के अंदर हम मशीन्स यूज करेंगे। एग्जांपल ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कंबाइनर है, कोई भी मशीन है जो आप यूज कर रहे हो टू एनहांस द प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्मिंग। ये सब क्या आते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स। इतना सब करने के बाद भी प्रोडक्शन बढ़ी बट उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी, तो हमको एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की जरूरत है, दिस इज वेल जस्टिफाइड। सेकंड आता है बेटा लैंड रिफॉर्म्स या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो गवर्नमेंट को ये समझ आया कि प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाएगी बट अगर मेरे पास लैंड ही नहीं है तो वहीं से प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाऊंगा, है ना। तो हमारा एग्रीकल्चर बैकवर्ड प्राइमरीली इसी वजह से कि या तो एक पर्सन के पास जरूरत से ज्यादा लैंड है और दूसरे पर्सन के पास लैंड ही नहीं है, वो लैंडलेस है। तो इन दोनों के बीच में इक्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ा क्रूशियल टास्क है। हेंस यहीं से आपकी बात आती है लैंड रिफॉर्म्स की। ऑनरशिप के पैटर्न को भी चेंज करना जरूरी था, जिसमें सबसे पहला आता है अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज। सो इंटरमीडिएरीज को दो तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। पहला जमींदार को कि ऑनरशिप किसी के पास है, काम कोई और कर रहा है, तो ये एक तरीके से उस पे क्या हुआ टेनेंट हुआ। अब इसी के अंदर पॉइंट क्या आता है, उस इंटरमीडिएरी को अबॉलिश कर दिया, इस लैंड को एक्चुअली किसको ट्रांसफर कर दिया, टिलर। टिलर कौन होते हैं, जो एक्चुअली सॉइल के ऊपर काम कर रहे हैं उसको टिल कर रहे हैं। टिल का मतलब उस पे खुदाई करके बीज लगाना है। तो अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडिएरी से फायदा ये होगा कि लैंड जमींदार से लेकर जिसके पास कब्जे का लैंड था किसको ट्रांसफर हो जाएगा, एक्चुअल फार्मर। दूसरा इंटरमीडिएरी का मतलब हो सकता है कि मैंने क्रॉप उगाई, मैं मंडी तक ले जाना चाहता हूं बट मेरे पास रिसोर्सेज या फंड्स नहीं है, तो मैंने क्या किया, बीच में इंटरमीडिएरी को सेल कर दिया। अब वो इंटरमीडिएरी मार्केट में जाकर उसको क्या कर रहा है, सेल ऑफ कर रहा है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए भी इंटरमीडिएरी को निकाला ताकि सारा प्रॉफिट मार्जिन किसको मिल सके, फार्मर को। सेकंड आता है रेंट रेगुलेशन। पहले क्या था, लगान की फॉर्म में जरूरत से ज्यादा रेंट एक्सॉर्बिटेंट रेट पे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, 50% 70% जो भी रेट उस टाइम पे चलते थे, बट गवर्नमेंट ने उसको फिक्स कर दिया कि आप 1/3 या 30% से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। हेंस जो एक्सॉर्बिटेंट रेट ऑफ रेंट था उसको कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेशन ऑफ फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। बेसिकली मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि हमारी प्रॉब्लम थी स्कैटर्ड एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिखरे हुए लैंड को एक जगह एक्यूमुलेट करती है। अब सबको एक क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उनकी लैंड साइज के अकॉर्डिंग कंसोलिडेट अमाउंट में या कंसोलिडेटेड फिगर में ट्रांसफर कर देती है। एग्जांपल से सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, एक फील्ड है, मतलब एक विलेज है, मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड इधर था, एक इधर था और एक इधर था। तो गवर्नमेंट ने कहा आप ये वाला किसी और को बेच दो, हम आपको इधर ही ये वाले 3 प्लॉट्स अलॉट कर देते हैं। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इतना इजीली सब मान जाएंगे वो भी चांस की बात है ना। तो थोड़ा सा टाइम लगा बट इसको कहीं ना कहीं एक बेस लेवल पे इंप्लीमेंट किया जा सकता था बट उतना सक्सेसफुली नहीं कर पाए। बट इससे फायदा क्या होगा, मेरा मैन पावर जो डिवाइड होगा था वो क्या हो पाएगा, यूज हो पाएगा, मैं बड़े रिसोर्सेज यूज कर पाऊंगा, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और आउटपुट भी बढ़ जाएगा। देन दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग सिंपली ये कहता है कि हम आपस में कोऑपरेट करके फार्मिंग करें। अब ये क्या कहते हैं, सिंपल से एग्जांपल है, मेरे पास भी एक पीस ऑफ लैंड है, मेरे जॉइनिंग फील्ड में किसी और के पास भी वो पीस ऑफ लैंड है। अब अगर हम दोनों अपने अपने पैसों से अलग अलग काम करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी, कम रहेगी, क्योंकि पैसा नहीं है तो ट्रैक्टर नहीं आ पाएगा बट हमें जरूरत है। तो कुछ पैसे उसने मिलाए, कुछ मैंने मिलाए, हमने अपनी फील्ड को बीच में से बॉर्डर हटाया, अब एक ट्रैक्टर यूज करते हैं जो पूरी फील्ड को कवर कर सकता है। उससे क्या होगा, दोनों की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आउटपुट जो आएगा वो आपस में लैंड के प्रोपोर्शनेट साइज से क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सो इससे क्या फायदा होगा कि दोनों का आउटपुट बढ़ गया जिसके कारण दोनों की ग्रोथ हो सकती है।
लास्ट आता है लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग का सिंपल सा मतलब ये हुआ कि मेरे पास एक लिमिट से ज्यादा लैंड है तो गवर्नमेंट को छीन लेगी और किसको दे देगी, जो लैंडलेस फार्मर्स है उनको दे देगी, ताकि उनकी भी ग्रोथ हो सके और मेरे पास जो इनइक्वालिटी की वजह से इनकम जरूरत से ज्यादा इकट्ठी हो रही है वो धीरे धीरे उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। इन सब में से पेपर में आए तो कैसे लिखेंगे, क्या क्वेश्चन है। अब मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन दो टाइप का आता है। या तो पहला आता है एक्सप्लेन लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, वर दे सक्सेसफुल और नॉट, तो मैंने इस क्वेश्चन को कवर किया। या फिर वो लैंड सीलिंग पर ही बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ये सब सिर्फ और सिर्फ पैराग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आ रहा है तो बीच में एक दो लाइन इनकी लिख सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल रिफॉर्म्स। आप देखना कि इन सबको भी कुछ फॉर्म्स रिफॉर्म्स की जरूरत है। एग्जांपल, क्या तुम इन सब से फार्मिंग कर दोगे? नहीं, पानी भी तो चाहिए हमें, सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए। चलो सनलाइट हमारे कंट्रोल में नहीं, वो नेचुरल क्लाइमेट पे डिपेंडेंट है, पर इरिगेशन तो है। तो यहाँ पे हमारे लिए पॉइंट्स आते हैं इरिगेशन का कि गवर्नमेंट ने कैनाल्स बनाए, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया इरिगेशन के लिए। सेकंड, गवर्नमेंट क्रेडिट प्रोवाइड करती है। अब इन सब के लिए आपको पैसा चाहिए, वो पैसा ही नहीं है क्योंकि फार्मर्स ही पुअर है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप किया, आरआरपी को सेटअप किया, जिससे इजी टर्म्स पे सस्ते रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन्स मिल सके। तो ये दो पार्ट्स हुए। एमएसपी क्या होता है बेटा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, व्हिच मींस अगर आपकी मार्केट ऑफ फूड ग्रेन्स में सपोज करते हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स हुआ, दिस इज सप्लाई का, दिस इज डिमांड का, ये वाला इक्विलिब्रियम प्राइस फिक्स हुआ, बट फार्मर ये कहता है कि ये तो बहुत कम है, मैं इतने में बेचूंगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस प्राइस से ऊपर एक मिनिमम प्राइस फिक्स करती है, जिसको हमने 11th में क्या पढ़ा था, प्राइस फ्लोरिंग या फिर एमएसपी। तो ये प्राइस जो हुआ, इस प्राइस को क्या बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं। और जो ये गैप बनता है इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस सप्लाई नहीं, एक्सेस सप्लाई नहीं बोलते, इसको सरप्लस बोलते हैं। जो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से खरीदती है और बफर स्टॉक के अंदर रख देती है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि अगर मार्केट प्राइस पे आपको सस्ता पड़ रहा है तो आप लेने तो उनको मत बेचो, उससे ऊपर वाले प्राइस पे हम ऑफर कर रहे हैं, आप हमें बेचो। आप हमें बेचोगे तो हम क्या करेंगे, या तो राशन शॉप्स में दे देंगे, पीडीएस में दे देंगे, या फिर बफर स्टॉक में उठा के रख देंगे। नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। तो गवर्नमेंट काफी सारे इंस्टीट्यूशन सेटअप करती है, गवर्नमेंट आपके लिए रेगुलेटेड मार्केट के ऑप्शन लेकर आती है, जिसके थ्रू आप इसी टर्म्स पे क्या कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग को प्रमोट कर सकते हो, आपकी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, आपकी प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, इस तरीके से आपके फंड्स को सेव किया जाता है। ठीक है, दिस इज कोऑपरेटिव मार्केटिंग। लास्ट आता है क्रॉप इंश्योरेंस एंड केसीसी। केसीसी वी हैव ऑलरेडी डन, मैं बेसिक बता देता हूं। केसीसी का मतलब होता है किसान क्रेडिट कार्ड, जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है फार्मर्स के लिए। ये एक पासबुक की तरह होती है जिसमें आपको एक लिमिट सैंक्शन हो जाती है अगर आप फार्मर हो, बट इसकी कुछ लिमिट्स होती है। एग्जाम्पल, आपके पास कुछ स्पेसिफिक एरिया ऑफ लैंड होना चाहिए, उसके अंदर एग्रीकल्चरल इनकम होनी चाहिए, कुछ इस तरीके से। पर आपको करंट अकाउंट के बेसिस पे एक लिमिट सैंक्शन हो जाती है कि आप अपने अकाउंट को 1 या 2 लाख तक नेगेटिव कर सकते हो। बेसिकली मेरे अकाउंट में 25,000 है, बट मुझे बीज खरीदने हैं 40,000 के, तो 25 तो मेरे अकाउंट से चले जाएंगे, 15,000 की नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, जिसके लिए मुझे अप्रूवल मिल जाता है। बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको केसीसी के अंदर सर्विसेज मिल जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रॉप इंश्योरेंस में आपने बहुत ध्यान से सुना होगा कभी ना कहीं, फसल बीमा योजना के नाम से सुना होगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो वो इसी के अंदर आता है कि अब आप क्रॉप का भी इंश्योरेंस करा सकते हो कि इन केस नेचुरल क्लाइमेटिक किसी भी इशू की वजह से आपका पूरा फील्ड पे जितनी भी क्रॉप है वो फेल हो जाती है, उस सिचुएशन में भी आपका पैसा बच जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट आपको क्रॉप का इंश्योरेंस करा के देती है, वो सारा पैसा क्या हो जाएगा, रीइंबर्स हो जाएगा। सो दीज आर द रिफॉर्म्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर लिए गए। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये सब रिफॉर्म्स स्पेसिफिकली नहीं पूछे जाते, इसमें से स्पेसिफिकली लैंड सीलिंग या लैंड रिफॉर्म्स पूछते हैं, अदरवाइज मैंने कभी नहीं देखा, या एचवाईवी सीट्स पूछते हैं, इससे ज्यादा इनमें से कभी नहीं आया, कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इंप्लीमेंटेड इन 2 फेजेस का क्या मतलब है, तो हमारी जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पर आई, मतलब 1966 के टाइम पर आई। तो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, इस पीरियड के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए फाउंडेशन स्टोन्स रखे गए थे। तो इसको हमने 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया। फेज 1 स्टार्ट हुआ मिड 1960 से मिड 1970 तक, फिर सेकंड फेज आता है मिड 1970 से मिड 1980 तक, तो अप्रोक्सीमेटली 20 साल तक चला। अब इसके अंदर कैसे हुआ, फर्स्ट फेज में कभी भी याद रखना, बड़े स्केल पे कुछ किया जाना होता है तो हमेशा पहले छोटे स्केल पे ट्राई होता है, जिसको हम अपनी स्टैट्स की भाषा में क्या बोलते हैं, पायलट स्तर पे बोलते हैं, है ना। इसी तरीके से इन्होंने एचवाईवी सीड्स को पहले व्हीट और राइस पे इंप्लीमेंट किया, और 3 स्टेट्स में, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। हरियाणा इज नॉट मेंशन्ड हियर बिकॉज़ उस टाइम पे हरियाणा वाज अ पार्ट ऑफ पंजाब, उसी के बाद एरिया हरियाणा का पंजाब का सेपरेशन हुआ था। तो 3 स्टेट्स में ये पहले इंप्लीमेंट हुआ व्हीट राइस के साथ, देयर आफ्टर ये बाकी कवर करता है क्रॉप्स को भी, स्टेट्स को भी, नॉट ऑल, कुछ स्टेट्स को और कुछ क्रॉप्स को ये कवर करता है। बट ग्रीन रेवोल्यूशन का ओवरऑल फोकस किस पे रहा है, हमेशा से 2 क्रॉप्स पे, व्हीट पर और राइस पर। नेक्स्ट आता है मेरिट्स का क्या मतलब है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के क्या फायदे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक पॉइंट्स है, प्लीज याद रखना है। फर्स्ट इज मार्केटेबल सरप्लस। देखो आपने काफी सारी जगह पे देखा होगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ है, उसी को हम मार्केटेबल सरप्लस में कवर करते हैं, व्हिच मींस पहले क्या था, ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से पहले अगर मैं 100 रुपए का सामान बना रहा था तो 80 से 90 रुपए में अपनी कंजम्पशन पे लगा रहा था, 10 से 20 रुपए का ही मार्केट में बेचने लायक बचता था। अब क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ी तो आउटपुट बढ़ गया, आउटपुट बढ़ा तो उसमें से कुछ ही हम अपनी सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख भी लें, तब भी इतना सारा बच रहा था कि मैं मार्केट में बेच सकूं। तो मार्केटेबल सरप्लस के 2 टर्म्स हुए,
सरप्लस का मतलब इतना हुआ कि अब प्रोडक्शन इतनी हो रही है कि अपने लिए बचाने के बाद भी बहुत सारा बच रहा है, और मार्केटेबल का मतलब ये बहुत सारा मार्केट में जाने लायक है, जिसके बदले मुझे क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, है? उसे क्या बोलते हैं, मार्केटेबल सरप्लस। बफर स्टॉक मैंने आपको यहाँ पे बताया था, एमएसपी पे जितनी क्रॉप खरीदी जा रही थी वो सभी की सभी कहाँ जा रही थी, बफर स्टॉक में। अब बफर स्टॉक का यूज होता है नेशनल कैलेमिटी के टाइम पर। अब जैसे वॉर लाइक सिचुएशन है, अगर सपोज करो ऑयल की जगह हमारा यूएसए, यूके या फिर गल्फ कंट्री से, मिडिल ईस्ट कंट्री से कोई फूड रेन आना होता है और मेरी कंट्री के अंदर वॉर लाइक सिचुएशन हो चुकी है ऐसी, तो उस सिचुएशन में बफर स्टॉक है जो आपकी पूरी कंट्री की फूड सिक्योरिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है। हेंस बफर स्टॉक के अंदर फूड रेन बिल्ड होने लगा, तो हम अपनी जरूरतों के लिए खुद पे डिपेंडेंट होना स्टार्ट हुए, तो हम सेल्फ रिलायंट होते हैं। थर्ड आता है प्राइसिंग, फॉलोइंग प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स हेंस बेनिफिटिंग पोर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अगर आप हेडिंग ढंग से नहीं लिखोगे ये वाली, तो लैंग्वेज गलत इंटरप्रेट होगी, गलत इंटरप्रेट होगी तो पॉइंट ही कट जाएगा, है ना। तो ध्यान से लिखना। ये क्या कह रहे हैं, देखो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन बढ़ी तो सप्लाई बढ़ी। मार्केट में जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है तो क्या बनती है, एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई के कारण प्राइसेस क्या करते हैं, हमेशा फॉल करते हैं, है ना। तो इसका मतलब मार्केट में फूड ग्रेन के प्राइसेस जो इन्फ्लेशन के नाम पे बढ़ते जा रहे थे वो धीरे धीरे कम होने लगे। जब प्राइसेस कम हुए तो जो बहुत गरीब लोग थे वो उनको अच्छे से खरीद पाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएंगे। हेंस उन ग्रुप के लोगों को सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। बस ठीक है, ये तो थे मेरिट्स। अब आते हैं डिमेरिट्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे बड़ा डिमेरिट ये था कि जो एचवाईवी सीड्स हैं उन पर ही बेस्ड ग्रीन रेवोल्यूशन है। अब एचवाईवी सीड्स तो बहुत महंगे हैं, जब महंगे इतने हैं तो क्या हर कोई उसको अफोर्ड कर पाएगा नहीं। अब पर्पस ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का कि जो बहुत गरीब है उनको अपलिफ्ट करें, जो बहुत अमीर है उनको थोड़ा सा बैलेंस करें, ताकि दोनों के बीच में क्वालिटी बन सके। बट महंगा होने की वजह से एचवाईवी सीड्स ये और अमीर हो गए, ये और गरीब हो गए, है ना। दिस इज द इशू। तो हमारे लिए डिमेरिट्स में पहला आता है इंक्रीज इन इनकम इनक्वालिटी। इसी से आता है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक, कि अब क्रॉप्स पे पेस्ट अटैक के चांसेस बढ़ गए। नेक्स्ट आते हैं सिर्फ दो ही क्रॉप्स पे सबसे ज्यादा बेनिफिट्स हुए, बाकी सारी क्रॉप्स में हमें ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिले। दो क्रॉप्स कौन सी, राइस और व्हीट। एचवाईवी सीड्स ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड्स और ज्यादा पानी मांगते थे, जो सबकी बस की बात नहीं थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो एक्चुअल बेनिफिट्स थे वो कुछ ही फार्मर्स को मिले और बाकी सारे फार्मर्स को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया, जबकि डिजर्विंग होते। दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो पूरे लैंड रिफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म है क्या। तो लैंड रिफॉर्म का मतलब ये था कि जो ओनरशिप पैटर्न है उसको चेंज करें, सच दैट कंट्री के अंदर एक रैशनल ओनरशिप हो सके। रैशनल का मतलब सोची समझी, कैलकुलेटेड, ऐसे नहीं अंदर दूर बटे हुए, सोच समझ के सबको इक्वल तरीके से आपने लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो एक रैशनल ओनरशिप हो सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, लैंड रिफॉर्म। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इक्विटी मेंटेन करना और वाइबल प्रोडक्शन पैटर्न मेंटेन करना। तो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है इक्विटी, कि जो लैंड अंदर एक के पास है और एक के पास बिल्कुल भी नहीं है, उनके बीच में इक्विटी है, इक्वालिटी को मेंटेन करना। दिस वाज ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। क्या वो ऑब्जेक्टिव सर्व हो पाया, पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ लूपहोल्स ऐसे बने लैंड रिफॉर्म्स के जिसकी वजह से जमींदार अभी भी हमारे लैंड रिफॉर्म्स को क्या कर जाते हैं, चीट कर जाते हैं। वो क्या थे, देखो ऑब्जेक्टिव फुली सर्व नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, पहला लेजिस्लेशन के अंदर लूपहोल्स थे। लेजिस्लेशन का मतलब लॉ के अंदर कुछ ना कुछ लूपहोल्स थे जिसके कारण कुछ जमींदार बच गए, तो वहां पे आप लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाए। सेकंड आते हैं, देखो पॉलिसी का क्या नाम था, लैंड टू द टिलर। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑफिशियल आएगा, सरकारी बंदा आएगा, वो फील्ड पे देखेगा कौन काम कर रहे हैं, फिर वो ये देखेगा ये फील्ड किसके नाम पर है, अगर उसी के नाम पर है तो ठीक है, नहीं है तो उसके नाम पे ट्रांसफर कराएंगे। दिस वाज द प्रोसेस। अब जमींदारों ने क्या करना स्टार्ट किया, मतलब उस टाइम पे फ्यूडल लोगों ने, कि जो टेनेंट्स थे, किराएदार थे, उनको जमीनों से निकाल दिया, एविक्ट कर दिया, खुद जमीन पे लग गए, ताकि अगर कोई ऑफिसर आए तो उनको यही लगे कि हाँ यही एक्चुअली काम कर रहे हो, लैंड इसी के नाम पर हो, तो यहीं पे बात खत्म हो जाए। दिस वाज एक्चुअली डन। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि टेनेंट्स को एविक्ट किया, जमींदार खुद सेल्फ कल्टीवेटर्स बन गए, जिसकी वजह से ये इंप्लीकेशन जा रही थी कि लैंड इन्हीं के नाम पर ट्रांसफर है। अब टेनेंट्स को निकाल दिया तो उनके पास तो जगह ही नहीं काम करने की, तो वो और भी ज्यादा परेशान हो गए। थर्ड आता है इट डिड नॉट रीच द पुअरेस्ट सेक्शंस। जो एक्चुअल लैंड रिफॉर्म्स का पर्पस था वो ये था, जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उन तक पहुंचो, उनको लैंड देना। पर ये लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि करप्शन या प्रिफरेंस इतना ज्यादा था कि उसको अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। पर क्या ऐसा कि पूरी कंट्री में कहीं भी इंप्लीमेंट नहीं हुई थी। दो स्टेट्स ऐसी थी जहां पे गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाया। दीस टू स्टेट्स वर केरला एंड वेस्ट बंगाल, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेन द डिबेट ओवर एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। सी मैं अगर अपने टाइम से बात करूं 2016-2018 के आसपास, तो सब्सिडीज वाला टॉपिक ना कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं था, क्योंकि वो एक तो पावर बूस्टर में था, टॉपिक्स कटे हुए थे हमारे, प्लस उसके अलावा इंपॉर्टेंट भी नहीं था क्योंकि बाकी टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट थे। और हमारे टाइम पे इंडियन इकोनॉमी ऑनेस्टली 11th क्लास में थी, 12th में नहीं थी। बट आफ्टर दैट इवन सब्सिडीज वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं थे। बट नाउ द करंट ट्रेंड सेज कि सब्सिडीज पर ही बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी वैल्यू बेस्ड एनालिसिस देखने को मिलती है। तो इसलिए प्लीज इसको ढंग से प्रिपेयर करना। सब्सिडी होता क्या, देखो हमारे यहाँ पे ना दो तरीके की सब्सिडी चलती है, एक एग्रीकल्चरल चलती है और एक फर्टिलाइजर सब्सिडी चलती है। फर्टिलाइजर सब्सिडी क्या होती है, एक सिंपल एग्जांपल है, अगर मेरी फर्टिलाइजर कंपनी है, मुझे 100 रुपए का एक फर्टिलाइजर बनता है, एक यूनिट फर्टिलाइजर 100 रुपए का पड़ता है, तो गवर्नमेंट मुझे 10 रुपए देगी, 90 रुपए फार्मर देगा, मैं उसको बेचूंगा, मुझे तो मेरे 100 रुपए मिल गए। तो वो 10 रुपए जो सब्सिडी का फायदा था वो एक्चुअली किसको हो रहा है, मुझे हो रहा है, फार्मर को कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो उसका, है ना। यहाँ पे वही इशू है, तो वो सब्सिडी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, दिस इज द डिबेट। डिबेट का मतलब होता है कंफ्यूजन, बहस
अब यहाँ पे पॉइंट करेंगे, हमने इसको दो पार्ट्स में बांटा, फेवर की सब्सिडी होनी चाहिए, अगेंस्ट की सब्सिडी नहीं होनी चाहिए। तो फेवर समझते हैं। फार्मिंग आज भी इंडिया में क्या है, रिस्की बिजनेस है। तो आज भी फार्मिंग किस पे डिपेंडेंट है, नेचर पे। नेचर तो आपके हाथ में ही है, तो जब नेचर कंट्रोल नहीं की जा सकती तो फार्मिंग भी कंट्रोल नहीं होगी, हेंस रिस्की है। याद रखिएगा, व्हिच मींस कि आज भी फार्मिंग रिस्की है, तो उसको सिक्योर करना किसका काम है, गवर्नमेंट का। वो कैसे होगी, सब्सिडी से, कि आप 10 रुपए की भी मदद अगर उसकी कर पा रहे तो करना पड़ेगा। फर्स्ट। सेकंड, इंडिया के मेजॉरिटी फार्मर्स कैसे हैं, पुअर है या फिर मार्जिनल है। कि इंडिया में फार्मिंग आज भी नॉन प्रॉफिट बिजनेस है, व्हिच मींस आप सब्सिस्टेंस पे सर्वाइव करते हो, आप उसमें कोई बहुत ज्यादा कैश सेविंग्स नहीं कर पा रहे, जिसके कारण अगर आप पुअर हो या मार्जिनल हो तो आपको 10-10 रुपए भी कीमती पड़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट को आगे आके हेल्प करनी चाहिए। थर्ड, इफ एलिमिनेटेड इनइक्वालिटीज विल इंक्रीज। अगर आप सब्सिडीज बंद कर दोगे तो जो अमीर थे वो तो अभी भी खरीद लेंगे, लेकिन जो पुअर फार्मर्स थे उनके लिए वो महंगा हो जाएगा, वो खरीदना बंद करेंगे, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता जाएगा, तो इनइक्वालिटीज और भी बढ़ जाएगी, जो हमारे लिए पहले ही अनकंट्रोलेबल है। दिस वर द फेवरेबल पॉइंट्स। अब आते हैं इसकी सब्सिडीज नहीं होनी चाहिए, क्यों, डू नॉट बेनिफिट द पुअरेस्ट सेक्शंस। एक्चुअली कि सब्सिडीज का फायदा उन्हीं को पड़ता है जो अमीर है, गरीबों तक तो वो पहुंचती भी नहीं। कैसे, देखो, अगर 100 रुपए का फर्टिलाइजर था, 90 रुपए का पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 रुपए क्लियर करेगा, तो बस मुझे बताओ, जनरल सी बात है, तुम ही एक सब्सिडाइज फर्टिलाइजर का पैकेट खरीद के लेकर आ रहे हो, जहां तुम 90 रुपीज दे सकते हो वहां तो 100 भी दे सकते हैं, तो क्या 10 रुपए से एक्चुअली उतना बेनिफिट हो पा रहा है। अब जो 100 रुपए का खरीद रहा था उसको वो 90 रुपए का सस्ता मिल जाएगा, बल्कि एक फार्मर था जो 10 रुपए में भी खरीदने के लिए असमर्थ है, तो वो तो फिर गरीब रह गया। जो 100 का खरीद रहा था उसको 90 का मिल गया तो उसको और 10 का फायदा हो गया, ये तो पहले से अमीर है, ये और अमीर हो गया, ये बेचारा और गरीब रह गया। तो एक्चुअली जो सब्सिडीज का बेनिफिट है वो पूरे तक नहीं पहुंच पा रहा। रिपीट करता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, आराम से बोलता हूँ कि आपके पास से इनकम है, ऑब्वियस सी बात है, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं एक आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। अब आइसक्रीम थी ऑलरेडी से 100 रुपीज का स्कूप, अब उसने कहा चलो आप मेरे पास फर्स्ट टाइम आए तो मैं आपको 5% डिस्काउंट देता हूँ, 95 का पड़ेगा। 5 रुपये में मुझे एक्चुअली कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जब मैं 100 में खरीद रहा हूँ तो मैं 95 में भी खरीद लूँ, अगर मैं 95 में खरीद रहा हूँ तो मैं 100 में भी खरीद लूँ। एक बच्चा बाहर बेचारा भूखा है, बहुत ही गरीब है, और वो उसके पास बहुत मांग मांग के 5 से 25 रुपये इकट्ठे हुए, क्या वो 25 से 95 का सफर कभी तय कर पाएगा, नहीं। तो जो एग्रीकल्चर में हो रहा है वो भी सेम हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो 900 रुपये का फर्टिलाइजर था वो आपको 90 में मिल जाएगा, भाई जो 100 का खरीद नहीं पा रहा वो 90 में भी नहीं खरीद पाएगा। इसका मतलब आपकी सब्सिडी से उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। सेकंड, अननेसेसरी बर्डन बनता है गवर्नमेंट के बजट पे, क्योंकि ये एक्चुअली बेनिफिट तो दे नहीं रही है पुअर फार्मर्स को, तो जब पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा था, हटाओ उसको, हटा नहीं रहे तो वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के बजट में अननेसेसरी एक डेफिसिट क्रिएट कर रहे हैं जो बर्डन बनता है सोसाइटी का। थर्ड आते हैं, सब्सिडीज में लीड टू वेस्टफुल यूज ऑफ अदरवाइज। अब इसका क्या मतलब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो, कोई चीज आपको महंगी पड़ती है तो आप उसको बड़ा संभाल के यूज करते हैं, बट अगर कोई चीज सस्ती हो जाती है तो आप उसको बड़ा अंधाधुंध तरीके से यूज करते हैं। एग्जांपल, वाटर, क्योंकि वाटर के ज्यादातर प्राइसेस नहीं होते, वो सस्ता इजीली मिल जाते हैं, तो हम उसको अननेसेसरी तरीके से यूज करते हैं या उसको खराब करते हैं। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रिसिटी एग्रीकल्चर पर्पसेस में देखते हैं तो बड़ी सस्ती मिलती है, ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसको वाइजली यूज नहीं करते हो तो आप क्या कर रहे हो, उसका वेस्टफुल यूटिलाइजेशन कर रहे हो। सेम फर्टिलाइजर, अगर फर्टिलाइजर सस्ता मिलता है तो वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी वेस्टफुल तरीके से यूज होगा जो एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। लास्ट पॉइंट आते हैं, सब्सिडीज once serve the purpose once serve the purpose should be revoked later। इसका क्या मतलब है, देखो, सब्सिडी इनिशियली इसलिए दी जाती है ताकि लोगों को सस्ती लगेगी तो वो यूज करना स्टार्ट करेंगे, जब लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं। अब सब्सिडी हटा दो क्योंकि अब लोगों को आदत पड़ गई है, इनकम बढ़ गई है, वो अपने आप खरीद लेंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल, 2016-17 के आसपास रिलायंस ने जियो अपने सिम कार्ड स्टार्ट किए, स्टार्टिंग में जो इंटरनेट प्लान थे इतने कम किए, फ्री ऑफर किया, 15 GB 5 GB 3 GB 1 GB पर डे, इस तरीके से ऑफर किया प्लान को। इससे क्या हुआ, मार्केट रेट एकदम से गिरने लगी क्योंकि एक कॉम्पिटिटर बिल्कुल उसको सस्ते रेट में ऑफर कर रहा है, तो वोडाफोन, एयरटेल, आइडिया, इन सब ने अपने रेट्स को कम कर दिया, जिसके बाद धीरे धीरे हर कोई जियो पे शिफ्ट करने लगा। अब क्या हुआ, जियो सडनली धीरे धीरे क्या सडनली सॉरी जियो ग्रेजुअली क्या करता है, धीरे धीरे इन प्राइसेस को बढ़ाना स्टार्ट करता है, व्हिच मींस आप जब किसी नई प्रोडक्ट को, नए इनिशिएटिव को मार्केट में लॉन्च करते हो तो सस्ता करना जरूरी है ताकि आप मार्केट में पेनिट्रेट कर पाओ, एंटर कर पाओ। जब लोग उसके हैबिचुअल हो चुके हैं तो अब उसको महंगा करना स्टार्ट करो ताकि अब आप प्राइस स्कीमिंग कर सको, महंगी चीजें कर सको। सेम सब्सिडी है, आपने सब्सिडी इसलिए दी थी ताकि लोग फर्टिलाइजर से पेस्टिसाइड्स को यूज कर सकें, अब उन्होंने करना शुरू किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, हो गया पर्पस। अब सब्सिडी हटा दो ताकि वो महंगे रेट पे भी उसको खरीदने में समर्थ हो जाए, वो अपने आप खरीद सके, अब आपको वो अननेसेसरी खर्चा करने की जरूरत नहीं। दिस वाज अगेन सब्सिडी। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं सेकंड फेज कंप्लीट डिटेल में कवर करा दूं विद मिनिमम पॉसिबल टाइम। होपफुली आपको कुछ समझ आया। मेरी तरफ से इंडियन इकोनॉमी की फर्स्ट यूनिट डन है, देयर आर टू चैप्टर्स नाउ, वन इज एचसीएफ, सेकंड वन इज रूरल डेवलपमेंट, व्हिच आर ड्यू ऑन माय पार्ट। आई ट्राई माय बेस्ट कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी कल तक डाल दूं ताकि आप पढ़ पाओ उसके अकॉर्डिंग। एंड मैक्रो वी हैव ऑलरेडी डन, अब मैं कुछ शॉर्ट्स डालने वाला हूं जिसके अंदर जो भी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डालेंगे, तो आप उनको देख के अपने चैप्टर्स को अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल दोस क्वेश्चंस हैव बीन ऑलरेडी कवर्ड इन द वीडियोस, आप उन सभी क्वेश्चंस को देखकर कहीं पर लिखकर इन वीडियोस को देखोगे तो आपको क्लियरली एक आइडिया मिल जाएगा कि हम कौन कौन से क्वेश्चंस कवर करने हैं। एंड आई एम श्योर ऑन बेसिस ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स कि यही क्वेश्चंस है जो मतलब
विदाउट एनी डाउट रिपीट करते हैं और यही क्वेश्चन है जो उस चैप्टर के पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप ये भी कवर कर रहे हैं तो 80 में से मिनिमम 60-65 आप इजीली स्कोर कर सकते हो इफ यू आर डूइंग वेरी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन दैट। सो टिल देन अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब इट विल जस्ट टेक 1 मिनट आपके लिए, बट मेरे लिए वो इमेंस मोटिवेशन का काम करता है। डू लाइक द वीडियो, वीडियो लाइक करे बिना इसको बंद मत कीजिएगा एंड जस्ट गिव अ थम्स अप ताकि मुझे ये दिख जाए कि हाँ आपको वीडियो हेल्पफुल रही है एंड यू हैव वॉच्ड इट टिल देन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देयर टेक केयर एंड प्रिपेयर एक्सट्रीमली वेल फॉर योर एग्जाम। इस बार इकोनॉमिक्स में 100 बन जाने चाहिए।